अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको जो लीज़ के कुछ पास पेपर्स हैं वो रिकॉर्डेड दे दूंगा, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि सर वो ज़रा ऑटम 2021 में जिसमें 3 सिनेरियोज आए थे वो ज़रा सॉल्व करवा दें। मैंने कहा "हाँ जी, अपनी ही अप्रोच जो कि इजी अप्रोच है हमारी उस पर बेस करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर ये ऑटम 2021 का सवाल है। सागाई ऑटोज लिमिटेड, सही है, इज़ अ डीलर of specialized vehicles. SAL acquire each unit of vehicle from manufacturer at a cost of rupees 26 million। सर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 26 मिलियन का एक्वायर करता है वो, सही है जी, और सेल करता है उसको 30 मिलियन पे। यानी सर बाबू ये लग रहा है यहाँ से कि ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, यानी डीलर है, मैन्युफैक्चरर तो खैर खुद नहीं है, ये डीलर है। अच्छा जी, यानी सर दैट मीन्स कि इसने सेल्स को भी रिकॉर्ड करना है। पर जब ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का केस आ जाता है देन वी नीड टू असेस कि क्या कोई आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट का मंजन तो नहीं है। अगर है तो फिर अकॉर्डिंगली हमें देखना है, कोई मसले वाली बात नहीं। एक एक करके सिनेरियो को रीड करेंगे। वो बोल रहा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है भाई, 5 साल। अच्छा भाई, अब हम टेक्निकली अगर बात करें देन वी आर टॉकिंग अबाउट लेसर। हमें लेसर की अकाउंटिंग करनी है और रिक्वायरमेंट में जाके देखूं तो वो कह रहा है कि भाई प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव लीज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ SAL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। सर ये एक ही साल की एंट्रीज मांग रहा है आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहा, मासूमियत देखें। और नंबर दे रहा है आपको 16। सर नंबर दे रहा है हमें 16। चलिए जी सर, इस 16 नंबर के लिए देखते हैं हमने क्या किया और हम क्या कर सकते हैं आगे। पहला केस, सर मैं यहाँ पे ज़रा केस 1 की हेडिंग डाल दूँ। केस 1, SAL लीज अल्फा टू हारिस फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। यानी भाई SAL है, सही है जी, इसकी ये जो व्हीकल है इसका नाम है अल्फ़ा, सही जी, इसने अल्फ़ा बेची है किसको, हारिस को। अच्छा भाई, हमने कहा सेल टू हारिस। चलें जी, हमने ये कहा कि भाई फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, हमने कहा भाई यहाँ पे लिखते हैं लीज टर्म आ गई हमारी 4 ईयर्स। अच्छा, हमारी जो यूज़फुल लाइफ है, सही है, वो है 5 ईयर्स। लीज हमारी आ गई 4 ईयर्स। सर वी नीड टू चेक फाइनेंस लीज। तो सर हम अगर सिंपल 4 को डिवाइड करते हैं 5 से तो दिस विल बिकम 80% इन टोटल। दिस विल बिकम 80% इन टोटल। अच्छा जी सर, ये हमने देख लिया भाई 80% बन गया। और तो सर ये किस जुमरे में आ गया, सर ये फाइनेंस लीज के जुमरे में आ गया, क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ का 80% ये लीज टर्म है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे सुनिएगा सर, फिर वो आगे कहता ये है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 10%। आई एम जस्ट पॉपुलेटिंग डेटा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा मैं अभी फ़िलहाल। फिर मैंने कहा कि भाई पर एनम है, ईयरली दिया हुआ है, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं सर। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल ऑन 31 दिसंबर। सर यानी बोले तो एरियर, सही है, केस है ये एरियर का। सर ये बड़ी अहम बातें होती हैं, ये आप लोग मजाक समझते हैं बट मजाक नहीं होता, ये बड़ा अहम होता है, सही है जी, एरियर का केस है। अच्छा भाई, द रेजुअल वैल्यू आखिर में जो एसेस की गई है वो है 5 मिलियन विच इज़ गारंटीड बाय अ थर्ड पार्टी रिलेटेड टू SAL। SAL भाई सेलर है, इसी की रिलेटेड पार्टी ने गारंटी की है कि भाई चलो सही है, कोई और नहीं तो मैं खरीद लूँगा। पर सर ये लेसी ने गारंटी नहीं की, मतलब दिस इज़ नॉट गारंटीड बाय द लेसी। अगर लेसी ने गारंटी नहीं की तो आपको याद आना चाहिए मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में आपने अपने भेजे में ये फिक्स की थी बात कि ये जो पोर्शन गारंटी नहीं किया गया, इस पोर्शन के रिलेटेड आपको ये याद होना चाहिए कि सेल बुक नहीं होगी तो सेम अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिवर्स होती है, ताकि मेरे P&L पे कोई हिट ना आए। ये मैं एक रिकैप और रिकॉल करा रहा हूँ आपको, सही है जी। आगे तो सर यानी हमने यहाँ से ये पिक किया, यहाँ से चलो उसको मार्केट से तो पैसे मिल जाएंगे ना, रिसीवेबल पूरा होगा, ये भी हमें बात याद रखनी है। अच्छा भाई, पर सर इसमें देखिए इसने रेंटल नहीं दिया हुआ, तो सर कोई मसले वाली बात नहीं है, रेंटल हमें निकालना होगा। ऐसा तो हमने मतलब जो इनिशियली मैंने सवाल करवाया था वो ऐसा करवाया था। तो सर हमने कहा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है सर, 30 मिलियन। हम मिलियन को साइड में लिख देते हैं। अच्छा भाई, लेस
रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा भाई रेजिडुअल वैल्यू कितनी है सर? 5, ऐसा ही है भाई, 5 मिलियन। हमने कहा 5 को मैं डिवाइड करवाऊंगा। देखें पहले तो रेंटल निकाला होगा मैंने एम्बेडेड से, देखें इसमें आखिर में लिख के देता है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 15%, और जब भी आप कुछ इंकर करेंगे तो आईडीसी इंकर होगी एक एक ट्रांजैक्शन पे आपकी 1 मिलियन की। सही है जी। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो बोल रहा है इंटरेस्ट रेट एम्बेडेड इन द लीज है 10%, तो भाई रेंटल वगैरह 10% पे ही निकला होगा, ये हमने सीखा हुआ है। तो सर आपने पहले जो कैलकुलेशन है रेंटल वगैरह की वो 10% पे करनी है, तो हमने 1.10 की पावर 4, हमने कहा सर 5 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 4, हमने कहा सर आप इसको कटा दें। सही है जी। तो आपने कहा कि भाई ये वो अमाउंट है जिस पे अमाउंट एलिजिबल फॉर रेंटल, ये वो अमाउंट है जिस पे रेंटल निकला होगा, क्योंकि देखें ये वाली जो अमाउंट है रेजिडुअल वैल्यू ये तो आखिर में मिलेगी ना, तो सर इस पे रेंटल निकला होगा। अच्छा जी अब ज़रा एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने यहाँ पे रेंटल का फैक्टर लिख दिया। क्या लिख दिया जी? रेंटल का फैक्टर। अच्छा भाई रेंटल के फैक्टर के लिए मुझे पता है 1 माइनस 1.1 की पावर सर -4 डिवाइडेड बाय 0.1। सर हमें किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, हमारे पास सीधा सीधा फैक्टर आ गया ये 3.17 का। सर रेंटल आ गया हमारे पास 26.58 डिवाइडेड बाय 3.17। सर 8.39 का वी हैव गॉट रेंटल। सही जी। ये हमने सामने लेसी को ऑफर कर दिया होगा और कहानी आगे चल पड़ी होगी। पर सर मसला ये है कि वी नीड टू रिकॉर्ड सेल्स, उसने एंट्रीज मांगी है मुझसे। तो सेल के लिए मुझे ये देखना है कि भाई अगर यही रेंटल, व्हाट इफ दिस रेंटल वुड हैव बीन कोटेड एट मार्केट interest rate, then what would have been the fair value। सही है जी। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर यही रेंटल मार्केट रेट पे कोड होता तो उस एसेट की वैल्यू क्या रही होती। तो सर हम अभी देख लेते हैं, दो राय नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी देख लेते हैं। अभी इस बात को कंक्लूड करके कहानी को कंक्लूड करते हैं आगे जी। हमने कहा कि भाई रेंटल तो यही रहेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। सही है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट मार्केट रेट। अच्छा भाई मार्केट रेट हमने कहा हम फैक्टर के लिए पहले तो ये फार्मूला उठा लें ताकि हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। अच्छा भाई मैंने ये कहा कि भाई अब मेरा मार्केट रेट है 15%, मैंने इसको भी कर दिया 15%। सर क्या आप ये मानते हैं ये फैक्टर आ गया और मैं सर फेयर वैल्यू, यानी इसको पहले यूँ लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट। हमने कहा सर हमने ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली किस रेट पे? मार्केट रेट पे। ऐसा ही है भाई। हमने कहा भाई व्हाट इफ दिस रेंटल वुड हैव बीन कोटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट, देन व्हाट वुड हैव बीन द फेयर वैल्यू। तो सर हमने कहा ये तो आ गया, पर आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू शामिल नहीं है। तो सर आप फिर फेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV एट मार्केट रेट, एट मार्केट रेट। अच्छा भाई सर हम फिर ये काम करते हैं, हमने ये काम ये किया यहाँ से उठा के हम सीधे यहाँ ले आए इसको। हमने कहा सर इसको आप सिंपल एक काम करें, मार्केट रेट से यूँ करें और उसमें से ये हटा दें। तो सर हमने ये कहा हमारे पास 26.8 की फेयर वैल्यू होती, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट मार्केट रेट। यानी अगर मार्केट रेट पे मैं काम करूं और मार्केट रेट पे ये रेंटल ऑफर करता तो इस एसेट की वैल्यू ये होती। तो सर दैट मीन्स कि आपकी अभी फेयर वैल्यू असल एसेट की 30 मिलियन है, होनी ये चाहिए। तो सर दैट मीन्स कि मैं जो है सेल्स 26.8 से बुक करूँगा। ऐसा ही है।
पर 26.8 से बच्चों में तब बुक करता, बात समझिएगा, 26.8 से तो मैं तब बुक करता सेल जब मेरे पास ये वाली अमाउंट जो है गारंटीड होती, बट दिस इज अनगारंटीड। तो सर यानी इसका भी चांस कट गया। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आप नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज को कर देंगे डेबिट। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज आपका टोटल रिकवरी है ये, ऐसा ही है। फिर आपने आंखें बंद करके सेल्स बुक कर लेनी है, ये सही है जी। ये आपकी आ गई पहली एंट्री। और ये लीज में एंटर कब हुए हैं आप? जनवरी 1, हम खाली यहाँ पे एंट्री लिख रहे हैं, जनवरी 1 2020। कमेंसमेंट डेट, सही है, ये आ गया। अच्छा भाई, फिर हमने ये कहा कि सर हमें सेल्स रिवर्स करनी है, सही है जी। अच्छा, पहले तो COGS बुक कर लो, COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा भाई, COGS मेरे पास एक जो है वो 26 का आता है, तो सर मैंने यहाँ पे 26 से रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेंट्री को घटा दिया अपने पास से, दैट्स इट, ये काम किया। अच्छा, क्योंकि आई एम मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, तो IDC एक्सपेंस 1 से डेबिट हो गया और कैश 1 से क्रेडिट हो गया। यहाँ तक हमने बिल्कुल मासूमों वाला काम किया। और फिर हमने ये कहा कि सर मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे COGS नहीं चाहिए, ये मैं रिवर्स करूँगा किससे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू से। सर मैंने ये कहा कि भाई अब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ये है, क्योंकि ये जैसी बात है, जब मेरी सेल में मैंने उसको इंक्लूड किया तो रिवर्स भी इससे करूँगा। तो सर मैंने मार्केट रेट से इसको भी घुमा दिया। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मेरे PNL के अंदर सेल जो रिकॉर्ड हुई होगी वो दिस माइनस दिस हुई होगी, COGS जो रिकॉर्ड हुई होगी सर वो दिस माइनस दिस हुई होगी, यही है जी। अच्छा सर, इसके बाद मेरे पास जो GP आया होगा वो ये आया होगा, ऑल्दो इसने मांगा नहीं है बट स्टिल हम कर रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ है? ऐसा ही है भाई, PNL के एक्सट्रैक्ट भी बना रहा हूँ साथ साथ। फिर मैंने कहा कि भाई IDC एक्सपेंस आपके पास आ गया होगा कितने का? 1 का। इस सवाल में 1 ही है, 0.1 है, खाली ये देख लेते हैं। इस सवाल में सर IDC 1 मिलियन है, ओके। तो सर दैट मीन्स कि इसको बेचने पे यहाँ लॉस हो गया। वैसे डेफिनेटली प्रॉफिट होता, पर क्योंकि आर्टिफिशियल लो का गेम किया इसने, तो ये आ गया इसके ऊपर पेनल्टी। अच्छा भाई, अब इसके बाद सर अब हम ये देखते हैं, ये तो IDC एक्सपेंस आ गया ना, पर सर अब अगर मैं देखूँ इसकी इंटरेस्ट इनकम भी आएगी। तो सर इसका अगर मैं शेड्यूल शुरू करता, ओपनिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल और क्लोजिंग, मैंने कहा 2020 4 साल की लीज है, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर द शेड्यूल। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेल है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मैंने कहा मेरी NIFL तो ये है टोटल, सही है जी। मैंने कहा कि भाई जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट से ली है तो मैं अकाउंटिंग भी मार्केट रेट से ही करूँगा, सही है जी। मैंने कहा ये प्रिंसिपल। अच्छा भाई, प्रिंसिपल के लिए आपने सिंपल एक काम करना है, यू नीड टू फाइंड आउट रेंटल। रेंटल तो सर यही है, जो कोट हुआ है रेंटल तो यही है भाई, ये तो आगे पीछे नहीं हो सकता। हमने कहा इस रेंटल में से अगर मैं इस सेल को फिक्स कर दूं, रेंटल वाले ये रहा, इस सेल को हमने फिक्स कर दिया, सही है जी। हमने कहा कि भाई इसमें से ये माइनस होगा, और जब जब इंटरेस्ट माइनस होगा मेरे पास जो पेमेंट बचेगी वो प्रिंसिपल की बचेगी, ऐसा ही है। तो सर हमने ये कहा कि अब ये ओपनिंग था, ये यहाँ पे आ गया, हमने कहा कि भाई अगले साल का ये ओपनिंग बन गया,
फिर ये आया, फिर ये चलती रही कहानी, फिर ये आ गई। सर आपके पास, आपके सामने, क्या इस सवाल में ये कहा गया था, क्या इस सवाल में ये कहा गया था कि आखिर में रेजिडुअल वैल्यू 5 की होगी? सर आखिर में रेजिडुअल वैल्यू ये रही 5 की, ऐसा ही है। तो सर हमें तो सिंपल एक एंट्री बनानी है ना यहाँ पे। तो सर हमने क्या किया, इसको नीचे धकेला। हमने कहा कि भाई आपके पास कैश रिसीव हुआ होगा रेंटल का, ये रहा। आपने कहा कि सर आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी मार्केट रेट से, क्योंकि याद है मैंने आपको सिखाई थी चीज़ कि भाई मार्केट रेट से इनकम इसलिए रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि वरना आर्टिफिशियल लो से होती। तो आपने सबका मार्केट रेट के हिसाब से करना है। अच्छा भाई, और फिर बाकी आपका NIFL, यही है भाई। तो ये हो गई आपकी एंट्री। आप देखें यहाँ पे प्रिंसिपल भी आपका इतने से कम हो रहा है। सर ये तो हो गया हमारा पहला मासूम सा केस। सर अब हम चलते हैं केस 2 के ऊपर। अच्छा भाई, अल्फ़ा विजय यासिर को, तो भाई सेल टू यासिर कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, वो कह रहा हूँ April 1, ओहो सर ये है जो कमेंसमेंट हो रही है ऑन April 1, 2020, सही है जी। अच्छा भाई, मार्केट रेट स्टिल वी आर राइटिंग कि सर 15% है। सर अब मैं ज़रा ऊपर से अगर डेटा उठा लूँ ताकि हमें आसानी हो। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, सर वो कह रहा है 18%, वो कह रहा है 18%, ये रहा जी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा फिर वो कह रहा है लीज पीरियड है 3 साल। हमने कहा सर लीज टर्म है 3 years। पर सर अगर मैं फाइनेंस लीज चेक करूं तो सर यहाँ तो फाइनेंस लीज चेक में ये नॉट फॉलिंग इन फाइनेंस लीज, अभी तक तो ये फाइनेंस लीज के जुमरे में फॉल नहीं कर रहा। आगे देखते हैं, अभी जल्दबाजी नहीं है हमें। अच्छा भाई, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 million। सर आप बात समझे मेरी, उसने आपको रेंटल निकाल के दे दिया है, तो आपने अब होशियारी नहीं करनी है। अच्छा जी, तो सर हमने यहाँ पे लिख दिया रेंटल, 10 million का आपको रेंटल दे दिया निकाल के, ऐसा ही है। और पेड इन एडवांस, सर रेंटल इन एडवांस है, एडवांस रेंटल। चलें जी, सही जी, ये आ गया एडवांस रेंटल। आगे, अच्छा भाई, एट द एंड ऑफ लीज टर्म यासिर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज अल्फा एट ₹7.14 million। सर ये आ गया हमारे पास BPO 7.14 million, 7.14 million, ये आ गया जी। अच्छा भाई, फिर हमने ये कहा इट इज़ रीजनेबली सर्टेन दैट यासिर विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, इट इज़ रीजनेबली सर्टेन दैट यासिर विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। तो सर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि रीजनेबली सर्टेन। तो सर याद करें, ये कंडीशन है कि जब रीजनेबली सर्टेन होगा तो डेफिनेटली फिर वो जाहिर सी बात है किस जुमरे में आ जाएगा सर, फाइनेंस लीज के जुमरे में आ जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब हम ये देखते हैं कि एसेट की फेयर वैल्यू स्टिल 30 million है, सही है। अच्छा भाई, चेकिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एट मार्केट रेट, अच्छा ऑफ 15%। हमने कहा चलो करके देख लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 15% से चेक करूं, प्लीज़ सुनना फोकस के साथ। तो मैंने ये कहा मेरा रेंटल जो है वो ये रहा,
मैंने कहा रेंटल फैक्टर एट 15%। मैंने कहा भाई मैं सिंपल ये काम करूँ, बगैर लंबी की हमने यहाँ पे जब ये उठाया हुआ है, हम यहाँ पे आए, हमने कहा कि सर ये आ गया हमारे पास 15% के हिसाब से, what we need to do is just multiply it by 1.15। 2.85 आ गए। अच्छा भाई फिर हमने क्या किया, इसको पहले तो इसको हम 3 किया, फिर हमने कहा कि सर इसका आंसर है 2.28, और जब मैं इसको 1.15 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाना चाहिए ज़्यादा। ज़्यादा क्यों सर? क्योंकि आपका फैक्टर ज़्यादा आएगा, ऐसा ही है। अच्छा भाई तो सर अब मैं अगर ये काम करूँ कि प्रेजेंट वैल्यू एट 15%, तो ये अमाउंट आ गई, सही है। इसके अंदर आपको पता है बीपीओ नहीं होगा, बीपीओ कटा दिया गया होगा। अच्छा भाई फिर हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बीपीओ एट 15%, तो हमने कहा कि भाई जो बीपीओ है वो कितना था, 7.14 की पावर 1.15 की पावर 3, 3 साल की लीज ही है। अच्छा भाई हमने इसको जब सम किया ना जानी, तो ये निकल गया एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू। बात समझें, अगर मैं 15% पे इस कोटेड रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ तो वो निकल जाएगा फेयर वैल्यू से ऊपर। क्या आप कभी भी सेल फेयर वैल्यू से ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं सर। तो इन दिस केस वी विल रिकॉर्ड सेल्स एट फेयर वैल्यू, सही है जी, दैट इज ₹30 मिलियन, ऐसा ही है। तो अब बात क्या है, बात समझने की कैसा, देखिए मार्केट में रेट है कम, इसने ऑफर किया है ज़्यादा, उल्टा कस्टमर को भाग जाना चाहिए, वो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमें ये चेक करना था बस कि क्या मेरी सेल जो है अगर इस रेट पे ऑफर होती, क्या मेरी सेल अगर इस रेट पे ऑफर होती, क्या इससे ऊपर तो नहीं गई है? तो देखें सर निकल गई है। इससे पहले वाले केस में देखें आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट के अंदर, आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट के अंदर आप देखें जानबूझ के कम रेंटल ऑफ यानी कम रेट ऑफर करके, यानी रेंटल भी आपने निकाला था कम वाले रेट पे, तो उसके हिसाब से आपकी प्रेजेंट वैल्यू मार्केट के हिसाब से होनी 26.8। तो आपने बोला कि भाई मार्केट के हिसाब से अकाउंटिंग करो, 26.8 पे अकाउंटिंग होगी, आपने उसी पे ही की, सही जी। इवन तो फेयर वैल्यू ज़्यादा थी, आप लोअर पे गए। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ पे मैंने क्या मार्केट से कम चार्ज किया या मार्केट से ज़्यादा चार्ज किया? सर मार्केट से ज़्यादा चार्ज किया है, तो मेरी जो मार्केट के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से उन्हीं रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू या लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आती है। कि मैं ये देखूँ कि इसी रेंटल यानी यही रेंटल अगर मार्केट रेट पे ऑफर होता तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं उस एसेट की फेयर वैल्यू क्या होती, तो वो ज़्यादा आ रही। तो दैट मीन्स कि यू कैन नॉट ओवर स्टेट योर रेवेन्यू। पहले भी तो यही मसला था, इससे पहले वाले केस में भी तो यही मसला था, मैंने 30 मिलियन की सेल रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि अगर वही रेंटल से पहले वाले केस में मार्केट रेट पे ऑफर किया होता तो वैल्यू आ रही थी कम, तो मैंने उस पर रिकॉर्ड किया। अब इस केस में वैल्यू आ रही है ज़्यादा, तो मैं इस पर रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्केट वैल्यू कितनी है 30, तो मैं उस पर ही रहूँगा। तो सर अब मैं आपको एक इसमें एक शाकार दिखाता हूँ, सर बात समझिएगा। मैंने कहा सर अगर मैं इसको कॉपी करूँ और ऑल टुगेदर यहाँ पेस्ट कर दूँ, और मैंने कहा चेकिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एट लीज एम्बेडेड रेट ऑफ 18%, तो मैंने कहा कि भाई रेंटल फैक्टर मैं निकाल लूँ 18% पे, ये सब मैंने 18% कर दिया सर, ये आ गया। अच्छा भाई फिर मैंने क्या कहा कि ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 18% पे, फिर मैंने कहा कि सर ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बीपीओ भी 18% पे। अच्छा मैंने कहा ये आ गया मेरा रेंटल, रेंटल के लिए मैंने क्या किया भाई 18% की पावर 3, 0.18 इंटू 1.18, मेरे पास आ गया इन दोनों का मल्टीपल 3 का, सही जी। फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं सिंपल
अपने इस BPO को डिवाइड करूँ 1.18 की पावर 3 से, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ये देखें एग्जैक्ट 30 आ गया। एग्जैक्ट 30 का मतलब समझते हो, इसने इस 30 को जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू है इसी पे काम किया हुआ है और रेट ज़्यादा रखा। सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो दैट मीन्स कि इसमें आप कोई पंगे वाली बात नहीं है, नहीं आप अकाउंटिंग करेंगे 18% पे, 18% पे, यानी आपकी रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू में मार्केट रेट से ले रहा हूँ तो वो ज़्यादा आ रही है, तो आप ज़्यादा पे नहीं जाएंगे। दैट मीन्स कि आप 18% को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि इसमें कोई ओवर स्टेटमेंट का मसला नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो सर इसके बाद आपने एक काम ये करना है कि सर सबसे पहले तो अब एंट्रीज बनाएंगे हम। NIFL डेबिट, सर NIFL का मतलब ये है कि आपका टोटल रिसीवेबल फ्रॉम द लीज। तो सर टोटल रिसीवेबल क्या मैं कह सकता हूँ जानी, टोटल रिसीवेबल मेरा ये 30 आ गया और सेल्स भी आ गई 30 की, ये हो गया जी डन। फिर हमने कहा COGS डेबिट और हो गई इन्वेंट्री क्रेडिट। सर ये तो वही 26 है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। सर 26 की थी, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि सर अब हम ज़रा ये देखें कि ये लीज जो शुरू हुई है अप्रैल में हुई है, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने कटाओ तो 9 महीने का मुझे इंटरेस्ट बुक करना है। पर सर उससे पहले आपको एक दिमाग, अच्छा सर इसमें कोई UGRV का नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सेल वेल कुछ भी रिवर्स नहीं होगी। आप सिंपल एक काम ये करें, एक वो खानदानी एंट्री IDC एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 1 से हो गई, ये 1 से हो गई। सर पहला रेंटल पहले दिन मिल जाएगा, कैश डेबिट NIFL क्रेडिट कितने से भाई, 10 से। ऐसा ही है सर, हमने कहा ओपनिंग प्रिंसिपल एडजस्टेड ओपनिंग इंटरेस्ट क्लोजिंग, सही है जी। अच्छा भाई, हमने कहा 2020 में आ गए, हमने कहा भाई ओपनिंग हमारे पास था 30, प्रिंसिपल की पेमेंट हमने पहले ये 10 थी, 10 की 10 ले ली, ये आ गया। अच्छा भाई, अब हमने कहा ये एडजस्टेड ओपनिंग है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस एडजस्टेड ओपनिंग पे मैं लगाऊंगा 18% का सूद। पर सर वो कितने महीने के लिए लगाऊंगा, 9 महीने के लिए। और सर मैं कहूँगा मेरा प्रिंसिपल विल स्टिल रिमेन सेम, मेरा प्रिंसिपल विल स्टिल रिमेन सेम क्योंकि ये अब तक सेटल नहीं हुआ। ऐसा ही है भाई, माई प्रिंसिपल विल स्टिल रिमेन सेम क्योंकि वो अब तक सेटल नहीं हुआ। तो सिंपल मैं एक इसमें काम करूँगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से भाई 2.70, यानी सर ये 2.70 का इंटरेस्ट चार्ज है जो कि आपके पेन में जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, क्योंकि अब यही इनकम है। अच्छा भाई सर, ये तो होगा हमारे दो केसेस, दो केसेस हमने यहाँ पे लिख दिए। सर तीसरे केस पे लेके चलते हैं इसको, केस 3। सर केस 3 में आपने ये बेचा है फैसल भाई को, सेल टू फैसल। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि भाई नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 1.5 ईयर का। अच्छा भाई माशाल्लाह, हमने कहा कि भाई अगर मैं 1.5 को डिवाइड कर दूँ, 1.5 को डिवाइड कर दूँ किससे सर, मैं 5 से, तो ये तो कोई 30% बनता है। ये कितना बनता है भाई, 30%। सर ये तो इस वाले जुमरे में नहीं आ रहा। अच्छा भाई, अगर मैं ये देखूँ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 3 मिलियन की है टू बी पेड इन एरियर, तो भाई अगर 3 मिलियन की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, सही है 1.5 के लिए। सर मैंने कहा 1.5 इंटू, सही जी क्वार्टरली है आपके पास, तो अगर 1.5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो भाई 4 बार पे होगी क्वार्टर्स में, तो 6 हो गया। खुद देख लिया भाई, 6 बार पे होगी और 6 बार कितने पे होंगे, 3 मिलियन, 18 हो गए। आप खुद देखें, अगर मैं 3 मिलियन को ग्रॉस पे भी रखूँ ना, इंटरेस्ट नहीं भी हटाऊँ, तब भी फेयर वैल्यू से इतना नीचे है। करके देख लो, जो फेयर वैल्यू है वो 30 मिलियन है। मैंने ये कहा कि भाई ये कितनी रिकवरी है इसकी, सर ये 60% की है।
और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अगर फेयर वैल्यू का 90% होता है फाइनेंस लीज होता है सर, दैट मीन्स कि ये वाली जो फैसल भाई को लीज है वो कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज, बिकॉज नो कंडीशन सेटिस्फाइड। सही है जी, आप खुद देख लें, लाइफ की कंडीशन हमने देखी 1.5 डिवाइडेड बाय 5, 30%, नॉट फॉलिंग इन फाइनेंस लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। सही है, ये भी एक कंडीशन होती है ना हमारी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। तो मैंने कहा कि भाई प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स के अंदर अगर आप सिंपल भी देखें कि आप 1.5 यानी 1.5 साल में 4 बार पे करेंगे 3 मिलियन, तब भी ग्रॉस बेसिस बिकम्स ओनली 18 मिलियन। और अगर हम इसको से लीज करते हैं, अच्छा भाई लीज पेमेंट्स डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, तो सर लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय 30, तो सर ये भी जो है वो 60% बनता है, ऐसा ही है, ये आपके सामने है। अच्छा भाई ये 60% बनता है, यानी सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लूँगा तो डेफिनेटली और कम हो जाएगा। तो सर दैट मीन्स कि ये ऑपरेटिंग लीज की कहानी है। सर इसमें आपको याद होगा कि अगर, प्लीज़ सुनिएगा, जो सागाई ऑटोज़ लिमिटेड है वो स्पेशली डील करता है इसमें, और देखें वो मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करता है। सर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 26 मिलियन अभी मेरी इन्वेंट्री में मौजूद होगा? तो सर मैं सिंपल एक काम ये करूँगा, मैं पहले इसको लीज़ के एम्बिट में लेके आऊँगा, क्योंकि IS 16 ये कहता है कि अगर कोई एसेट आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए रखा हुआ है, रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ है, तो वो IS 16 में आएगा। तो पहले आप इस 26 मिलियन को निकाल के PP में लेके आए, ये आ गया जी। अच्छा भाई हमने ये कर लिया काम। फिर हमने ये कहा कि सर आपने इसमें IDC पे किया। IDC याद रखिएगा ऑपरेटिंग लीज के अंदर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, IDC जो है वो ऑपरेटिंग लीज के अंदर एक काम होता है, वो ये होता है सर कि भाई IDC ऑपरेटिंग लीज के अंदर होती है कि भाई आप सिंपल, प्लीज़ सुनिएगा और फोकस के साथ, IDC ऑपरेटिंग लीज के अंदर कैपिटलाइज करते हैं, उसको अमोटाइज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म। तो सर अगर मैं इसको अलग से IDC एसेट बनाऊँ या अपनी एसेट की कॉस्ट में पार्क कर दूँ, बात एक ही है। ऐसा ही है। अच्छा फिर ये क्या कह रहे हैं, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 1.5 ईयर। सही जी, ये आ गया हमारे पास 1.5 ईयर। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 3 मिलियन इज टू बी पेड इन एरियर। अच्छा भाई सर अब जाहिर सी बात है कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है नहीं, SAL विल डिस्पोज दिस यूनिट ऑफ अल्फा एट द एंड ऑफ 2 years एट एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 11 मिलियन। अच्छा आप ज़रा बात समझिएगा, वो कह ये रहा है कि भाई ये जो है एसेट बिक जाएगा, सही है ना, अल्फा को रेजिडुअल वैल्यू पे, यानी उस दिन की मार्केट वैल्यू पे। तो ये कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं है, ये आगे जाके बिकेगा। तो सर ये कोई फाइनेंस लीज के जुमरे में नहीं आ रहा, ये बात अपने भेजे में फिक्स कर लीजिएगा। अच्छा भाई अब इसके बाद समझने की क्या चीज़ है, समझने की ये चीज़ है कि सर तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस एसेट की मेरे लिए फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन लाइफ 2 साल है, फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन लाइफ कितनी है, 2 साल। भाई इवन तो देखो इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है, पर मेरे पास रहेगा ही कितने साल, 2 साल। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ मैंने जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना है सर वो ऐसे करना है कि 26 प्लस ये, सही है जी। अच्छा ये हमने यहाँ पे लिंक गलत लगा दिया, 26 + 1, सही है जी, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, सर ये कब लीज शुरू हो रही है, सर अगस्त में हो रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 5 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो सर ये हमने 5 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी सर इसके बाद फिर हमने ये कहा कि सर हमारे पास जो रेंटल इन एरियर है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, सर 3 महीने का तो कैश हो जाएगा डेबिट,
और रेंटल इनकम हो जाएगी क्रेडिट। कितने का रेंटल था भाई, एक क्वार्टर का 3 मिलियन, ऐसा ही है सर। फ्रॉम अगस्त टू अगस्त सितंबर अक्टूबर 31 अक्टूबर, सही है जी। अच्छा भाई, फिर हमें ये पता है हम अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग करते हैं, तो मैं रेंट रिसीवेबल को कर दूंगा डेबिट और रेंटल इनकम को कर दूंगा क्रेडिट, सही है, नवंबर एंड दिसंबर। तो सर सिंपल मैंने ये करना है 3/2, सही है जी, ये एक क्वार्टर का है, मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने कहा सर सिंपल, आपने 2 महीने का अप्रूवल बुक कर लिया, क्योंकि 1 महीने का अभी अप्रूवल होगा नहीं, वो अगले साल होगा, फिर आप रिसीव कर लेंगे। सर ये थी इसकी कहानी, सिंपल सिंपल, बस मैंने कहा आपको ये बता दूं क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया था। जज़ाकल्लाह।